साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। अब अपन अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआर एग्ज़ाम के लिए जो ऑडिट के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में अपन और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 41 है, लागत अंकेक्षण किस क्षेत्र में लगी इकाइयों के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जो कॉस्ट ऑडिट होएगी वो कौन से सेक्टर में जो लगी हुई है यूनिट्स उनके लिए जरूरी नहीं है, कौन सी मतलब काम में लगी हुई जो इंडस्ट्रीज है या जो भी इकाइयाँ हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, ठेकेदारी के काम में जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रही है, ठेकेदारी का काम कर रही है, उन इकाइयों के लिए लागत अंकेक्षण जरूरी नहीं है। बाकी निर्माण में कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगी है, कोई प्रक्रिया कार्य है मतलब कोई या कोई खदान का कार्य है, ये कार्य कोई कर रही होगी तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट जरूरी है। फिर क्वेश्चन 42 है, यदि एक अंकेक्षक अपना कर्तव्य का पालन चतुराई एवं सावधानी का प्रयोग करते हुए नहीं करता है जिससे कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है तो वह निम्न के लिए दोषी होगा। मतलब कोई भी ऑडिटर जो है अपनी ड्यूटी की जो परफॉर्म है वो चतुराई और सावधानी से मतलब नहीं करता, उनका ध्यान रखते हुए नहीं करता है और उसकी वजह से जो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो वो किस चीज़ के लिए दोषी माना जाएगा, उसको ब्लेम लगेगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, लापरवाही का। मतलब वो लापरवाही का दोषी होगा कि उसने ध्यान से काम नहीं किया, लापरवाही बढ़ती है। फिर क्वेश्चन 43 है, अंकेक्षण की सीमा है। मतलब जो ऑडिट होती है उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या सीमा है उसमें। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी मतलब सारी उसकी कमियां हैं, लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। तो वो क्या क्या है, वह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता। मतलब जो बिजनेस होगा उसका फुल चित्रण नहीं देता, वो पूरा चित्रण मतलब जो सारी चीज़ें नहीं बता पाता, प्रकट नहीं कर पाता है। वो वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता। मतलब अगर ऑडिट होने के बावजूद भी वो ये कंफर्म नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दे सकता कि अकाउंट्स बिल्कुल सही है, मतलब इसमें कोई त्रुटियाँ नहीं है, कोई गलतियाँ नहीं है। अंकेक्षक पक्षपात पूर्ण हो सकता है, मतलब वो ये पक्षपात कर सकता है, मतलब वो मिल साठ गांठ करके और गलत इन्फॉर्मेशन गलत रिपोर्ट दे सकता है। पक्षपातपूर्ण मतलब वो चाहे तो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकती है। फिर क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजनाओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। मतलब कौन से ऑडिट में जो इंस्टीट्यूशन होगा उसकी जो योजनाएँ हैं, प्लानिंग है और जो उसकी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके जो डिटेल परीक्षण किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन होता है उसमें। तो वो कौन सी होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, प्रबंध अंकेक्षण। मतलब जो मैनेजमेंट ऑडिट होएगी उसमें ये मैनेजमेंट द्वारा जो योजनाएं और नीतियाँ निर्धारित की गई है उनका विस्तृत परीक्षण करके उस पर वो रिपोर्ट देता है। फिर क्वेश्चन 45 है, ओडिरे शब्द का क्या अर्थ है तथा ये कौन सी भाषा से लिया गया है। मतलब ओडिरे जो वर्ड है ये इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ऑडिट जो है वो ओडिरे शब्द से बना हुआ है, ऑडिट शब्द जो है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई ऑडिट कौन से शब्द से बना है, तो वो ओडिरे शब्द से बना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी भाषा कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड उठाया हुआ है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, सुनना, लैटिन भाषा। मतलब ओडिरे वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है सुनना, मतलब लिसन, और लैटिन भाषा जो है उससे ये वर्ड लिया हुआ है। फिर क्वेश्चन 46 है, एक प्रलेखीय साक्ष्य जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रमाणिकता सिद्ध की जा सके कहते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट कोई भी होगा, साक्ष्य जिसको कहते हैं एविडेंस, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके द्वारा जो बुकिंग जो एंट्रियां हैं, बुक की पुस्तकीय प्रविष्टियां हैं, उनकी जो फेयरनेस की है, सत्यता की है, ट्रूथनेस की जो प्रमाणिकता वेरिफिकेशन होता है उससे उनको क्या कहते हैं, कौन से साक्ष्य कहलाएंगे वो। यहाँ तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, एक प्रमाणक। मतलब वाउचर कहते हैं उसको, वाउचर जो होते हैं वो पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। फिर क्वेश्चन 47 है, अंकेक्षण किस में व्यवहार करता है। मतलब ऑडिट जो है वो किस में डील करता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। किस किस में, मतलब सभी में करता है। निरीक्षण में मतलब इंस्पेक्शन में भी काम करता है, वो इंस्पेक्शन भी करता है। लेखों की जांच करने में मतलब लेखों की जो चेक होता है, जांच करता है, वो भी करता है। और सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन भी वो करता है। तो ये तीनों चीज़ें वो करता है, तो अंकेक्षण में ये तीनों शामिल होती है। फिर क्वेश्चन 48 है, वैधानिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, वैधानिक अंकेक्षण जो है वो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो आंसर ऑप्शन ए आएगा, संधि लेखापाल या लेखाकार। मतलब जिसको अपन सीए भी कहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, वो करता है। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए ही कर सकता है। फिर क्वेश्चन 49 है, अंकेक्षक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं। मतलब जो ऑडिटर होगा वो अपनी ओपिनियन देता है, और ओपिनियन क्या देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो वो क्या चित्रित करते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो क्या होता है वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, सत्य एवं उचित
चित्रण, मतलब ट्रू एंड फेयर वो व्यू देते हैं, मतलब जो है वो जो वित्तीय विवरणों का सत्यता की और उचितता की वो प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं कि भाई यहाँ अगर ये वित्तीय विवरण जो है वो सत्य एवं उचित है या। अपनी क्वेश्चन 50 है, अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं तथा चाहे उसका आकार हो, वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने से उद्देश्य से की गई हो। अंकेक्षण की यह परिभाषा दी गई है, मतलब जो ऊपर आपको डेफिनेशन दिख रही है ऑडिट की, ये कहाँ पर दी गई है, किसने ये परिभाषा इसकी डेफिनेशन दी है, कौन सी। अंकेक्षण मतलब जो ऑडिट होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाभ के लिए हो चाहे लाभ नहीं कमाने के लिए हो, चाहे उसका कोई भी आकार हो, मतलब उसका जो साइज़ है वो कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, चाहे कंपनी हो चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, उसका वैधानिक स्वरूप कोई भी हो, मतलब और चाहे उसकी वित्तीय सूचना की जो होगी, फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी जो इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है, जांच होती है उसकी, अगर ये जांच राय प्रकट करने के लिए या मतलब ओपिनियन देने के लिए की गई हो, इस उद्देश्य से की गई हो, तो ये अंकेक्षण कहलाता है। तो ये कहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, मतलब इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस जो स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने ये डेफिनेशन दी है। क्वेश्चन 51 है अपने यहाँ, सामान्यतः अंकेक्षण कितनी अवधि के लिए किया जाता है, मतलब जो ऑडिट होती है जनरली वो कितनी टाइम के लिए होती है, कितने पीरियड रहता है उसका, मतलब कितने समय के लिए वो होती है, मतलब ध्यान से जो आएगा ऑप्शन है आएगा 1 वर्ष, मतलब 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए ही नॉर्मली ऑडिट होती है, ज़्यादा भी या कम भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली ये काम में आती है पीरियड। फिर क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से एक अंकेक्षण का लाभ नहीं है, मतलब ऑडिट का क्या प्रॉफिट नहीं है, क्या फ़ायदा नहीं है, क्या लाभ नहीं है, मतलब बाकी सब लाभ है बस एक लाभ नहीं है, तो वो क्या नहीं है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, यह लागत भार को न्यून करता है, मतलब जो कॉस्ट है उसको कम करता है, तो ये कॉस्ट को कम नहीं करता है बल्कि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है कि जो ऑडिटर को जो भी फीस वगैरह होगी वो लगती है, तो वो उसके चार्जेज उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ जाते हैं। बाकी ये स्वामी को संतुष्टि प्रदान करता है, मतलब जो ओनर होगा उसको ये संतुष्टि देता है, सेटिस्फेक्शन देता है कि उसके अकाउंट सही है, तो ये इसका फ़ायदा है। यह ऋण लेने में सहायक होता है, मतलब ये लोन लेने में फ़ायदा करता है, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह बैंक वगैरह जो भी होंगे वो ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके आधार पर बैंक मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने में ईजी रहता है, वो ईजिली लोन दे देते हैं। यह अशुद्धियों या कपटों की खोज करता है, मतलब जो एरर्स है और जो फ्रॉड है उनको पकड़ता है ये, तो ये फ़ायदेमंद है इसके ऑडिट के। फिर क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का एक प्रकार नहीं है, मतलब जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से ऑडिट का एक टाइप कौन सा नहीं है, प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, स्वास्थ्य अंकेक्षण, मतलब स्वास्थ्य अंकेक्षण जो होता है वो कोई प्रकार नहीं है, मतलब ऐसा कोई अंकेक्षण नहीं होता, ऑडिट नहीं होती। बाकी कार्यकुशलता अंकेक्षण है, अंतरिम इंटरिम जो ऑडिट है, औचित्य अंकेक्षण जो है, ये सारे ऑडिट के प्रकार होते हैं। फिर क्वेश्चन 54 है, अंकेक्षक को अपना कार्य, मतलब जो ऑडिटर होगा उसको अपना कार्य जो होगा, जो उसकी ड्यूटी है वो किस हिसाब से करनी चाहिए, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, उचित सावधानी एवं चतुराई से करनी चाहिए, मतलब उसको सावधानी और चतुराई का ध्यान रखते हुए और प्रॉपरली उसी हिसाब से काम करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है। फिर क्वेश्चन 55 है, स्थिति विवरण अंकेक्षण में शामिल नहीं होता है, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है उसकी ऑडिट होती है उसमें क्या शामिल नहीं होता, जिसको अपन चिट्ठा अंकेक्षण यानी बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं, तो इसमें क्या शामिल नहीं होता है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नैतिक जांच, मतलब रूटीन चेक जो होगा वो इसमें शामिल नहीं होता। बाकी संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन जो है, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन इसमें शामिल है। संपत्ति और दायित्वों से संबंधित आय एवं व्यय खातों का प्रमाणन, मतलब जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होंगे उनका भी वेरिफिकेशन या उनका प्रमाणन करना भी इसमें शामिल है। और समायोजन और अंतिम प्रविष्टियों की परीक्षा, मतलब जो एडजस्टमेंट और क्लोजिंग एंट्रियाँ होती हैं उनका भी इसमें जांच की जाती है, उनका भी ध्यान रखा जाता है। फिर क्वेश्चन 56 है, ऐसे 200 उल्लेख करता है, मतलब जो ऐसे स्टैंडर्ड जो है ऐसे बना हुआ है जो 200 नंबर का, वो क्या उल्लेख करता है, क्या दे रखा है उसमें, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, मूल अंकेक्षण सिद्धांत, मतलब जो बेसिक इसके ऑडिट के प्रिंसिपल्स हैं वो दे रखे हैं, जो ऑडिट करते हुए ध्यान रखना है ऑडिटर को, वो इसमें दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन 57 है, राज्य से प्राप्त रुपये 42,000
को उसके खाते में रुपये 54,000 दर्ज किया गया है। यह किस प्रकार की अशुद्धि है? मतलब कि राशि अमाउंट प्राप्त हुई 42,000 रुपये की, जो उसके अकाउंट में 54,000 रुपये रिकॉर्ड कर दी। तो ये कौन सी अशुद्धि हुई, कौन सी एरर ही है कहलाएगी? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, लिपिक की अशुद्धि। मतलब ये लिपिक की एरर है जो किसी लिपिक की वजह से एंट्री करने में हो गई है। फिर क्वेश्चन 58 है, सतीश को रुपये 15,000 की बिक्री को राहुल के खाते में दर्ज किया गया है। यह किस प्रकार की अशुद्धि? सतीश को मतलब अपन ने 15,000 रुपये की कोई सेल्स की, जो सतीश के खाते में नहीं डाल के राहुल के खाते में एंट्री कर दी उसकी, तो ये किस प्रकार की एरर कहलाएगी? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, हिसाब की अशुद्धि। मतलब ये हिसाब की अशुद्धि कहलाती है, इसकी वजह से ये अपना हिसाब गड़बड़ा जाता है। फिर क्वेश्चन 59 है, अंकेक्षक नियुक्ति पत्र का प्रयोग यह सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका है कि अंकेक्षक प्राप्त करेगा। मतलब अंकेक्षक को जो उसकी नियुक्ति पत्र देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे ऑडिटर को, तो इसका मतलब क्या होएगा, इसका क्या कि ऑडिटर क्या क्या प्राप्त करने के लिए उसका बन जाएगा, उसका अधिकार हो जाएगा। वो सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है कि वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है इससे लेटर के थ्रू। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, अंकेक्षण के लिए आवश्यक सभी पुस्तकों, खातों और प्रमाणों को तक पहुंच। मतलब जो ऑडिट के लिए जो भी नेसेसरी जो बुक्स होगी, अकाउंट्स होंगे और जो भी वाउचर्स होंगे उन तक वो पहुंच सकता है, उनकी मतलब वो ले सकता है, उनको देख सकता है कभी भी जब उसका मन करे। फिर क्वेश्चन 60 है, गहराई से अंकेक्षण ऑडिट इन डेप्थ समानार्थी है। मतलब गहराई से अंकेक्षण जो होता है, जिसको ऑडिट इन डेप्थ भी कहते हैं, तो ये किसका सिनोनिम्स है, मतलब किसके समान है, जिसको क्या और कह सकते हैं? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, विस्तृत अंकेक्षण के समान। मतलब जो डिटेल्ड ऑडिट होएगी उसको विस्तृत अंकेक्षण या गहराई से अंकेक्षण भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन 61 है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ समाप्त होता है। मतलब ऑडिट कहाँ से प्रारंभ होती है, जब को क्या समाप्त हो जाता है, जब ऑडिट प्रारंभ होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, लेखांकन। मतलब अकाउंटिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है, क्योंकि अकाउंटिंग कब खत्म होती है, जब अपने बुक्स वगैरह बन जाते हैं सब कुछ, और जो भी इसके यूजर्स हैं उन तक वो अकाउंट्स जो उनकी कॉपी पहुंच जाती है, तो उसके बाद ही ऑडिट हो सकती है। जब अकाउंट्स नहीं बनेंगे तब क्या कहें कि ऑडिट वो करेंगे। फिर क्वेश्चन 62 है, अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है। मतलब जो एरर्स हैं उसमें कौन सी एरर शामिल नहीं है, जो टाइप है उसकी विभिन्न टाइप में से कौन सा एरर नहीं होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, संप्रेषण की अशुद्धि। मतलब एरर ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, ये कोई प्रकार नहीं है। बाकी सिद्धांतों की अशुद्धि है, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, दोहराव की अशुद्धियाँ हैं, मतलब डबलिंग की एरर हो जाती है, मतलब डबल उसकी एंट्री हो जाती है। हिसाब की अशुद्धि जो है, ये सारे अशुद्धियों के प्रकार है। बाकी संप्रेषण की अशुद्धि कोई अशुद्धि का प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन 63 है, किसी नए भवन के निर्माण लागत को मरम्मत तथा रखरखाव खाते में नाम डेबिट करना क्या है। मतलब कोई भी नया बिल्डिंग बनती है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, निर्माण लागत होगी, जो उसको बनाने में जो कॉस्ट लगती है, उसको भवन की लागत में जोड़ना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं जोड़ के उसको मरम्मत तथा रखरखाव मतलब मेंटेनेंस वाले उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में उसको डेबिट कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, उसमें दिखा देते हैं। तो ये कौन सी अशुद्धि का पार्ट मानी जाएगी? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा, सिद्धांत की अशुद्धि। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है कि सिद्धांत को फॉलो नहीं करके ये एंट्री की गई है। फिर क्वेश्चन 64 है, निम्न में से किसी अंकेक्षण की सीमा नहीं कहा जा सकता। मतलब ऑडिट की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है, कमी नहीं है, बाकी सब कमियां हैं, बस एक कमी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अंकेक्षण प्रबंध एवं कर्मचारियों के लिए चेतावनी है। मतलब जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए चेतावनी है। मतलब चेतावनी किस हिसाब से है कि भाई उनको डर रहता है कि भाई ऑडिट होएगी तो अपनी गलतियां पकड़ में आ सकती है, तो वो गलतियां करने से बचते हैं। तो एक तरह से उनको चेतावनी रहती है। बाकी और सारी इसकी सीमाएं होती है, जैसे क्या क्या, अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। मतलब जो ऑडिटर होगा वो सिर्फ ओपिनियन देता है, बाकी और कुछ नहीं है। उसके हिसाब से जो भी उसको लगता है वो अपनी राय प्रकट कर देता है। अंकेक्षण से सभी कपटों का प्रकटीकरण नहीं होता है। मतलब जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं सबका जरूरी नहीं है उसमें पकड़ में आ जाए, वो उनका प्रकटीकरण हो जाए। मतलब तो हो सकता है कि ऑडिट होने के बावजूद भी अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड रह जाए, कपट रह जाए। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है। मतलब अंकेक्षण हो गया, ऑडिट हो गया, तो इसके ये नहीं साबित होता है कि कर्मचारी ईमानदार है, मतलब उनने कोई बेईमानी नहीं की है, इसका कोई सर्टिफिकेट वो नहीं देता है। फिर क्वेश्चन 65 है, लेन देन को दर्ज करने के
की प्रक्रिया में राशि और खातों को अनजाने में हटाने या जोड़ने को क्या कहा जाता है। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको रिकॉर्ड करते टाइम अगर कोई भी अमाउंट को हटा देते हैं, खातों को हटा देते हैं या कोई दूसरा खाता जोड़ देते हैं या अमाउंट कम ज़्यादा कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जो अनजाने में हुई है, मतलब जानबूझ के नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, त्रुटि, मतलब एरर करते हैं, वो गलती से हो जाती है, कोई जानबूझ के करना नहीं चाहता, कोई इंटेंशन नहीं होता है करने वाले का। फिर क्वेश्चन 66 है, अंकेक्षण है, मतलब ऑडिट क्या है। तो ऑडिट क्या कहलाती है, वो कला है, विज्ञान है, मतलब आर्ट है या साइंस है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, दोनों है, मतलब वो आर्ट भी है और साइंस भी है। फिर क्वेश्चन 67 है, बहुत छोटे व्यवसाय के लिए अंकेक्षण है, मतलब जो बहुत ही छोटे, मतलब बिल्कुल स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए ऑडिट क्या कहलाएगी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, विलासिता, मतलब उनके लिए ये विलासिता है। विलासिता क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल उनके लिए कोई काम की नहीं है, तो इस वजह से ये विलासिता में आएगी, मतलब वो नहीं भी करवाएं तो उनके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं होता है। फिर क्वेश्चन 68 है, निरंतर लेखा परीक्षण चालू अंकेक्षण उपयुक्त होगा, मतलब यदि, मतलब जो निरंतर लेखा परीक्षण होता है, चालू अंकेक्षण होता है, जो मतलब रेगुलर चलता रहता है, तो उसको क्या, कब ज़रूरी होता है, कब करवाना ज़्यादा सही रहता है, उपयुक्त कब रहता है, वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कब रहेगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, आंतरिक जांच की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक नहीं हो। जो इंटरनल चेक की जो प्रणाली होती है, जो अगर वो सही से काम कर नहीं रही हो, संतोषजनक नहीं हो, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, तब निरंतर लेखा परीक्षण करवाया जाना जरूरी है। आंतरिक जांच वो होती है जिसमें एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा दूसरे के कार्य का जांच की जाती है। फिर क्वेश्चन 69 है, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी का लेखा कार्य अनिवार्यतः अन्य कर्मचारी द्वारा जांचा जाता है कहलाती है। मतलब ऐसा कौन सी जांच होएगी जिसमें एक जो भी कर्मचारी होगा कंपनी का या जो भी संगठन का जो भी कर्मचारी होगा, उसका कार्य, जो लेखा कार्य होगा, जो अकाउंट्स का कार्य होगा, वो कंपलसरी दूसरा वहीं का ही कर्मचारी उसको चेक करता है। मतलब एक के द्वारा किया हुआ काम बैग चेक करता है और बैग के द्वारा किया हुआ सी करता है, या कोई भी कर सकता है। तो आपस में ये एक दूसरे का काम चेक करते हैं, जिससे कोई गलती होती है तो वहीं पकड़ में आ जाती है। तो ये कौन सी क्या कहलाती है, तो आंसर से आएगा ऑप्शन से आंतरिक जांच, मतलब इंटरनल चेक उसको कहते हैं, जो आपस में ही वहाँ जांच हो जाती है उसकी। फिर क्वेश्चन 70 है, निवेशकों की सुरक्षा करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी जो सिक्योरिटी होती है, जो सुरक्षा होती है, मतलब उनके पैसों की, तो वो सुरक्षा करना ये अंकेक्षण का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है ये, मतलब तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, सामाजिक, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑडिटर की, कि वो निवेशकों की सुरक्षा करें, उनका ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन 71 है, कर अंकेक्षण टैक्स ऑडिट किया जाता है। मतलब टैक्स ऑडिट होती है वो किसकी होती है, कौन से हेड की होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, आय शीर्षकों की, मतलब जो रेवेन्यू या इनकम हेड होता है सिर्फ उसी की होती है, जो रेवेन्यू होती है उसको ही चेक किया जाता है इसमें। फिर क्वेश्चन 72 है, संचय रिजर्व्स बनाए जाते हैं। जो रिजर्व होते हैं, जो संचय कहलाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए वो बनते हैं, क्या काम आते हैं वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अज्ञात दायित्व हैं वो हानियों के लिए, जो अनडिस्क्लोज है, जो पता नहीं है, उन लाइबिलिटीज़ के लिए और उन लॉसेज के लिए जो भविष्य में कभी हो सकते हैं, जिनका अभी कोई अता पता नहीं है, तो उनके लिए रिजर्व बनाए रखे जाते हैं ताकि भविष्य में वो काम आए, ऐसे कोई अज्ञात हानियों और दायित्वों के लिए। फिर क्वेश्चन 73 है, संचय है, मतलब जो रिजर्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा, लाभों का नियोजन, मतलब जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है वो लाभों का नियोजन होता है, मतलब उनको यहाँ नियोजित कर दिया जाता है, उसमें से कुछ अमाउंट निकाल कर प्रॉफिट में से। फिर क्वेश्चन 74 है, यदि किसी लेन देन के संबंध में लेखा प्रविष्टि के दोनों पक्षों का लेखा करने से छूट जाए तो उसे कहेंगे। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, उसकी अगर अकाउंटिंग कर रहे हो, उसकी एंट्री कर रहे हो अकाउंट्स में, तो दोनों ही ना तो डेबिट में ना क्रेडिट में, दोनों ही साइड उसका अकाउंट में एंट्री होने से रह जाए, छूट जाए, तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, पूर्ण भूल की शुद्धि कहेंगे। मतलब फुली भूलना हो गया, मतलब उसको बिल्कुल भूल गए, एंट्री नहीं की, तो ये पूर्ण भूल की एंट्री कहलाती है, शुद्धि कहलाती है। फिर क्वेश्चन 75 है, ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के अनुसार प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ICAI जिसको बोलते हैं, जो CA बनाता है एक तरह से, तो CA की जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और CA का जो भी पूरा कोर्स वगैरह है, जो भी है सारा वही डील करता है। तो उसने
जो अपना स्पष्टीकरण दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके अनुसार जो मेन जो ऑडिटर होगा उसका क्या राइट नहीं होगा, क्या अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रकों को के निरीक्षण का करने का, मतलब जो उसके मान लो मेन ऑडिटर के अलावा ब्रांच है कोई, मान लो ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ भी कोई ब्रांच ऑडिटर अलग से लगा रखा है, तो उसके जो कार्यकारी पत्रक होंगे, जो मतलब उसके वर्किंग नोट्स होंगे, वर्किंग पेपर्स होंगे, उनको वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, निरीक्षण नहीं कर सकता उनको, तो वो उसका अधिकार नहीं होता। बाकी शाखाओं के निरीक्षण करने का मतलब जो ब्रांचेज होगी उनको इंस्पेक्शन करने का, अंकेक्षण कार्य हेतु आवश्यक सूचना पता लगाने का, मतलब ऑडिट के कार्य के लिए आवश्यक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पता करने का, अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को सम्मिलित करने का, मतलब जो ब्रांच के जो ऑडिटर है उसने अपना ऑडिट रिपोर्ट दे दी है तो वो अपना ऑडिट रिपोर्ट में जो मेन जो अंकेक्षण होगा वो अंकेक्षक उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शामिल कर सकता है उसकी रिपोर्ट को, लेकिन वो उसके जो कार्यकारी पत्रक होंगे, वर्किंग पेपर्स होंगे, उनको वो नहीं देख सकता। प्रिकॉशन 76 है, यदि एक साझेदारी फर्म पंजीकृत नहीं है तो उससे मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होएगा, उसके साथ क्या फ़र्क पड़ेगा उसके। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा कतिपय योग्यताओं के अधीन व्यापार की अनुमति होगी, मतलब कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, कुछ उसके डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाएगी, कुछ वो काम नहीं कर पाएगी, उनको छोड़ के बाकी उसको व्यापार की, ट्रेड की उसको परमिशन होगी, व्यापार कर सकती है वो। प्रिकॉशन 77 है, निम्न में से किसके लिए लेखा परीक्षा अंकेक्षण ऑडिट अनिवार्य है, मतलब किसके लिए ऑडिट लेखा परीक्षा यानी अंकेक्षण अनिवार्य है, कंपलसरी है, मतलब उनको करवाना ही है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा उपरोक्त सभी के लिए, मतलब सभी के लिए ये कंपलसरी है। किसी के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनियाँ जो होगी, जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके लिए ज़रूरी है। धर्मार्थ न्यास जो है मतलब ट्रस्ट हैं, जो रिलीजियस ट्रस्ट जो हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। साथ ही जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन सब के लिए ऑडिट करवाया जाना कंपलसरी है कि विभिन्न जो उनके एक्ट लगते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब के लिए अलग अलग अपना ऑडिट करवाई जानी जरूरी है। फिर कौन सी वैधानिक समिति एक सूचीबद्ध कंपनी में बनाई जानी आवश्यक है, मतलब कौन सी जो एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनेगी जो एक सूचीबद्ध जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें बनाई जानी आवश्यक है, कंपलसरी है उस कमेटी को बनाया जाना। तो वो कौन सी कमेटी होती है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा अंकेक्षण कमेटी, मतलब जो ऑडिट कमेटी होगी वो बनाई जानी कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी उसकी बाध्यता है। तो ये वैधानिक समिति होती है, एक स्टैट्यूटरी कमेटी कहलाती है, तो इसको बनाए रखना जरूरी है। तो यहाँ साथियों मैंने अपने जो अंकेक्षण की अर्थ जो प्रकार और जो वो हैं उसके हिसाब से अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और MCQs लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।